गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं महासिंह, व्याख्याता जीव विज्ञान, एटीएस स्कूल द्वारा संचालित कक्षा 12 की जीव विज्ञान विषय की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने इस पाठ के अंदर पढ़ा है केराटिनाइजेशन के बारे में, श्रृंगी भवन के बारे में। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, रोम एवं रोम की संरचना। सबसे पहले ये देखेंगे जो रोम है इनका निर्माण किससे होता है। रोम का निर्माण किससे होता है? आप जानते हैं कि त्वचा के दो भाग होते हैं, जिसमें ऊपरी भाग है अधिचर्म होता है और निचला भाग है चर्म होता है। और जो अधिचर्म है उसके अंदर सबसे भीतरी स्तर है वो अंकुरण स्तर या मैल्पिक स्तर होता है। इसी अंकुरण या मैल्पिक स्तर से रोमों का निर्माण होता है। आप ये जानते हैं कि जो त्वचा है इसमें ऊपरी भाग है वो अधिचर्म होता है और निचला भाग है वो चर्म होता है। इस अधिचर्म के 5 स्तर होते हैं, जिनमें सबसे भीतर की ओर स्तर जो है पाया जाता है, अधिचर्म का सबसे भीतरी स्तर जो पाया जाता है वो कहलाता है अंकुरण स्तर। इसे मैल्पिक स्तर के नाम से भी जाना जाता है। यह अंकुरण स्तर या मैल्पिक स्तर जो है इसी से रोमों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बात अपन ने की रोमों के निर्माण में अधिचर्म के अंकुरण या मैल्पिकी स्तर से रोम का निर्माण होता है या रोम बनते हैं। दूसरी बात इसकी आती है रोम की संरचना। जो रोम है उनमें त्वचीय रोम है, उनमें प्रत्येक की संरचना में अपन देखते हैं कि कई भाग होते हैं। इसके प्रमुख जो भाग हैं वो हम यहाँ पर रोम की संरचना के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो रोम के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? इसमें पहला भाग है रोम पुटक। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अधिचर्म और चर्म है ये त्वचा के भाग हैं और इससे निर्माण होता है रोम का। तो किस तरह से जो रोम पुटक है ये कहाँ पाया जाता है वो आप समझिएगा कि जो रोम है उसका आधारीय भाग जो है वो चर्म में धंसकर एक थैलीनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। यह थैलीनुमा जो भाग है यही रोम पुटक कहलाता है। तो आपके सामने ये हो गया रोम पुटक। रोम का चर्म में धंसा हुआ आधारीय भाग एक थैलीनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसे रोम पुटक कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट भाग यदि लिखना चाहें तो रोम का चर्म में धंसा
आधारीय भाग थैलीनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है, जिसे रोम पुटक कहते हैं। किसका भाग है? रोम का। कहाँ पे? चर्म में धसा हुआ। कौन सा? आधारीय भाग, निचला भाग। कैसी आकृति बना रहा है? एक थैलीनुमा। रोम का चर्म में धसा हुआ आधारीय भाग एक थैलीनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। यह थैलीनुमा जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, इसे ही हम रोम पुटक कहते हैं। नेक्स्ट, इसका दूसरा जो भाग है वो कहलाता है रोम की जड़। इसमें हम देखेंगे इस रोम पुटक के तल पर, इस रोम पुटक के तल पर स्थित कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होकर रोम की जड़ का निर्माण करती हैं। आप देख रहे हैं, ये है रोम पुटक। रोम पुटक के तल पर स्थित कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होकर के रोम की जड़ का निर्माण करती हैं। रोम पुटक के तल पर स्थित कोशिकाएं सक्रियता विभाजन करके रोम की जड़ का निर्माण करती हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नंबर 3, रोम का भाग। ये कहलाता है रोम पैपिला। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि ये रोम पुटक है। ये जो संरचनाएं दिखाई हैं, ये वाली, ये रोम की जड़ है। अभी आप नेक्स्ट देखेंगे रोम पैपिला। रोम पुटक के चर्म वाले स्थित भाग में, रोम पुटक के चर्म में के नीचे वाले भाग में एक छिछला गड्ढा पाया जाता है। रोम पुटक के पैंदे में, रोम पुटक के पैंदे में एक छिछला गड्ढा पाया जाता है। इस गड्ढे के अंदर रुधिर वाहिनियों का एक गुच्छा होता है। इसी गुच्छे को रोम पैपिला के नाम से जाना जाता है। रोम पैपिला। रोम पुटक के तल पर एक छिछला गड्ढा होता है, जिसके अंदर रुधिर वाहिनियों का गुच्छा होता है। वही रुधिर वाहिनियों का गुच्छा रोम पैपिला के नाम से जाना जाता है। रोम पुटक के पैंदे में स्थित छिछले गड्ढे में पाए जाने वाले
रुधिर वाहिनियों के गुच्छे को रोम पैपिला कहते हैं। रोम पैपिला कहते हैं। इस प्रकार से हमने रोम के ये 3 भाग देखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट रोम का चौथा भाग आता है, जिसे हम रोम कांड कहते हैं। रोम कांड आप देखेंगे इस चर्म से बाहर यानी पूरा का पूरा अधिचर्म में और त्वचा की सतह पर स्थित जो संपूर्ण भाग है वह रोम कांड कहलाता है। चर्म के बाहर स्थित त्वचा की सतह पर पाया जाने वाला रोम का भाग रोम कांड कहलाता है। चर्म से ऊपर त्वचा की सतह पर स्थित रोम के भाग को रोम कांड कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये चर्म का हिस्सा है। इस चर्म से ऊपर और त्वचा की सतह तक रोम का जितना हिस्सा होता है वो संपूर्ण हिस्सा रोम कांड कहलाता है। यहाँ रोम कांड की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो उसमें 3 भाग होते हैं। उसका पहला जो भाग है वह कहलाता है उपत्वचा, उसके बाद दूसरा भाग कहलाता है वलकुट और सबसे केंद्रीय भाग कहलाता है मध्यांश। यहाँ रोम कांड के इन तीनों भागों का हम अध्ययन करते हैं। सपोज कीजिए कि ये रोम कांड का सबसे मध्य भाग है, ये रोम कांड का बीच वाला भाग है और ये सबसे बाहर का भाग है। केंद्रीय भाग, मध्य भाग और सबसे बाहरी भाग। सबसे बाहरी भाग, मध्य का भाग और केंद्रीय भाग। जब रोम कांड की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो उसमें 3 भाग हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। रोम कांड के सबसे बाहरी भाग को उपत्वचा कहा जाता है। रोम कांड का वह भाग जो बाहरी भाग और केंद्रीय भाग के बीच में पाया जाता है अर्थात मध्य भाग है, उसे वलकुट कहा जाता है। और रोम कांड के सबसे केंद्रीय भाग को मध्यांश के नाम से जाना जाता है। मध्यांश। यहाँ रोम कांड की जो उपत्वचा है इसमें एक कोशिकीय स्तर मोटा भाग के रूप में पाई जाती है और यह सबसे बाहरी स्तर होता है। उसके बाद मध्य का भाग, रोम कांड का मध्य भाग जो उपत्वचा और मध्यांश के मध्य स्थित होता है उसे वलकुट कहते हैं। इस भाग के अंदर स्थित जो कोशिकाएं हैं अर्थात वलकुटी जो कोशिकाएं हैं उनमें विशेष प्रकार की रंगा कणिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं रंगा कणिकाओं की उपस्थिति के कारण बालों का रंग होता है। जब इनकी संख्या में कमी हो जाती है, वलकुटी कोशिकाओं में रंगा कणिकाओं की संख्या जब कम हो जाती है तो इनमें वायु प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण बालों का जो रंग है वो सफेद हो जाता है। प्रश्न बनता है बालों का रंग
सफेद किसके कारण होता है? तो हम बताएंगे रोम के वलकुट वाले भाग की कोशिकाओं में रंगा कणिकाओं की संख्या में कमी के कारण उन वलकुटी कोशिकाओं में वायु प्रवेश कर जाती है। इसके परिणाम स्वरूप बालों का रंग हमें सफेद दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है मध्यांश। रोम कांड का सबसे केंद्रीय भाग है वो मध्यांश कहलाता है। इस भाग की कोशिकाएं हैं वो रोम के केंद्रीय अक्ष का निर्माण करती हैं। तो रोम का केंद्रीय अक्ष बनता है मध्यांश के द्वारा। इस प्रकार से हमने रोम कांड के 3 भाग देखे हैं। उसके बाद रोम का 5वां हिस्सा आता है इरेक्टर पिलाई पेशियां। इरेक्टर पिलाई पेशियां जो ये रोम पुटक है, रोम पुटक और चर्म के बीच में, रोम पुटक और चर्म के बीच में लटकी हुई अरेखित तंतुओं की रूप में पेशियां पाई जाती हैं। रोम पुटक और चर्म के बीच में लटकी अरेखित तंतुओं से बनी पेशियां पाई जाती हैं। ये पेशियां इरेक्टर पिलाई पेशियां कहलाती है। ये पेशियां इरेक्टर पिलाई पेशियां कहलाती हैं, जो किस किस के बीच में हैं? जो हैं रोम पुटक व चर्म के बीच में। रोम पुटक व चर्म के बीच में स्थित हैं और लटकी हुई हैं, अरेखित तंतुओं से बनी हैं। अरेखित तंतुओं के रूप में ये पेशियां पाई जाती है। रोम पुटक और चर्म के बीच में लटकी अरेखित तंतुओं के रूप में पाई जाने वाली पेशियों को ही इरेक्टर पिलाई पेशियां कहते हैं। ये पेशियां क्या करती हैं? बालों की गति का संचालन करती हैं। बालों की गति का संचालन करती हैं। यानी बालों में गति जो होती है वो इरेक्टर पिलाई पेशियों के कारण ही होती है। कब? जब भय अथवा डर का माहौल हो, हम डरे हुए हों, भय लग रहा हो, या फिर बहुत अधिक ठंड पड़ रही हो। भय या डर के समय और ठंड के समय ये इरेक्टर पिलाई पेशियां हैं। इनमें क्या हो जाता है? इन पेशियों में संकुचन होता है। इन पेशियों में संकुचन होता है। इरेक्टर पिलाई पेशियों में संकुचन के कारण ही बाल हैं सीधे खड़े हो जाते हैं, अर्थात उनमें गति होने लग जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनता है कि इरेक्टर पिलाई पेशियों द्वारा बालों में गति का संचालन किस प्रकार से होता है? तो हम बताएंगे जब भय अथवा डर या ठंड होती है उस समय इरेक्टर पिलाई पेशियों में संकुचन होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप बाल सीधे खड़े हो जाते हैं। तो ये हुआ। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में रोम और उसके प्रमुख भागों का अध्ययन किया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो। थैंक यू।